आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है संडे, रविवार के दिन में लेकर आया हूँ भारत का प्राचीन इतिहास से 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ऑनलाइनर होंगे। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फटाफट देखेंगे, सीधे सीधे आंसर देंगे। ठीक है, ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सिंधु, इसका जो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यहाँ से देखेंगे शुरू पहले से क्वेश्चन, यानी हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। ठीक है, तो इसका काल कौन सा कहता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में। ठीक है, यही इसका सबसे ज्यादा मान्यता अभी काफी अच्छी, चाहे कोई सी भी बुक हो। ठीक है, आइए देखिए दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक है, ये मिले हमारे सूतकोतरा से। ठीक है, सूतकोतरा की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता हमारा, ये हमारा पड़ता है गुजरात राज्य के अंतर्गत। ठीक है, ये हमारा गुजरात राज्य के अंतर्गत पड़ता है। और लेकिन अगर जिला पूछे तो जिला हमारा कच्छ हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये गुजरात का अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा किस प्रदेश में है। ठीक है, ये कहाँ पर हमारा, ये राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये कौन से नदी पर है, गागर नदी पर। ठीक है, गागर नदी पर है ये। और यहाँ कालीबंगा में क्या है, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, आइए देखिए, किसी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। ठीक है, ये किया गया हमारा तेलकड़ी में। ठीक है, तेलकड़ी में किया गया है। आगे देखेंगे, हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की है। ठीक है, तो हड़प्पा घाटी हमारी कौन से युग की हो जाएगी, हमारी काकतीय युग की हमारी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय करते थे। ठीक है, ये कृषि और व्यापार थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता की निवासी थे। ठीक है, ये कैसे निवासी थे भाई, ये शहरी निवासी थे। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने होते थे, तो ये भाई पक्के ईंटों से बने होते थे। ठीक है, पक्के ईंटों से बने होते थे, पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे प्रथम तो क्या किया था, कपास का उत्पादन किया था। ठीक है, हड़प्पावासियों ने। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो और किसने खोजा था सबसे पहले, दयाराम साहनी ने। ठीक, कब किया था, 1921 में खोजा था। ठीक है, और हड़प्पा की बात करें तो कौन सी नदी पर है, तो ये हमारा हो जाएगा रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, तो ये विख्यात है भाई, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लोथल। और लोथल की बात करें तो हमारा ये कहाँ पर पड़ता है, हमारा ये गुजरात राज्य में पड़ता है लोथल। ठीक है, ये बंदरगाह है भाई यहाँ का। ठीक है, आगे देखेंगे, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से हुई है। ठीक है, ये हमारी कहाँ से हुई है, लोथल गुजरात से हुई है। ठीक है, ये भी भाई ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इसका प्राचीन प्रचलित नाम था। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो को भाई ये किस एक अन्य नाम से जाने जाते हैं, मृतकों का टिल्ले के नाम से जाने जाते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, राखल दास बनर्जी। ठीक है, कब की थी, 1922 में की थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना साथ ही साथ। आगे बढ़ेंगे, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी लोगों ने किस नाम से दिया। ठीक है, ये दिया था भाई सिंधन। ठीक है, सिंधन नाम से इनका नाम दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि 300 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता थे। ठीक है, आगे देखेंगे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ठीक है, ये हमारा चलता है भाई धोलावीरा से। ठीक है, धोलावीरा से पता चलता है। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, ये किस वर्ष हुई भाई, 1921 में की। किसने की,
दयाराम सानी ने की थी। ठीक है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया है। आगे देखेंगे, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। ठीक है, तो वहां के जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो किस रंग के होते थे अधिकतम, वो होते थे हमारे लाल रंग के। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के लिए अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये कहाँ पर होते हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से थे भाई, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, दयाराम नाम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करते हैं 1921 में, और जबकि मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं राखलदास बनर्जी कब करते हैं, 1922 में करते हैं। आगे बढ़ेंगे, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है। ठीक है, ये हमारी कहां पर है भाई, ये सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहां पर पड़ता है हमारा, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। ये भाई ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, हड़प्पा यो मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे। ठीक है, तो कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, ये एक हिसाब से मान सकते कि यहाँ के वहां ठेकेदार थे, और कुछ लोग मजदूर थे जो मान सकते, मानने की बात है, जैसे कौन थे वो, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, ये काम करवाते थे। ठीक है, तो करवा रहे थे, तो मजदूर यहाँ किस हिसाब से किसको मान सकता हूँ, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को, जिन्होंने इसकी खोज करी थी। आगे बढ़ेंगे, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी यो मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यावहारिक संबंध थे। तो ये हमारा किस पशु का, कौन सा पशु था ऐसा, तो ये हमारा हो जाएगा बैल। ठीक है, इस पे ये साक्ष्य हमें मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। ठीक है, तो ये हमारी उचित संवादी थी भाई। आगे बढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, ये मिला हमारा कालीबंगा। ठीक है, और कालीबंगा हमारा काम पड़ता है भाई, राजस्थान में पड़ता है हमारे, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये सिंध में हमारा स्थित है। कहां पर हमारा, सिंध में हमारा स्थित है। ठीक है, इसकी अगर खोज की बात है तो राखलदास बनर्जी 1922 में करते हैं, और सिंध नदी के तट पर है ये। हिंदू सभ्यता में वित्त स्नानागार पाया जाता है, तो ये कहां पर पाया जाता है भाई, स्नानागार। ठीक है, याद रखता है ये क्वेश्चन, और पहले भी कई बार पूछा गया है, तो ये कहां पर है हमारा, मोहनजोदड़ो में। आगे बढ़ेंगे, हड़प्पा हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक किसकी नहीं हुई है भाई, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो किसके नहीं हुई प्राप्त हुए, गाय के वहां पर अवशेष प्राप्त नहीं हुए, घोड़े के भी मिल गए थे। आगे देखेंगे, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा की बात करें तो कहां पर हुई है हमारी, गुजरात में इसके सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं अभी तक। ठीक है, वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में अब इससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो किससे आएंगे, वैदिक सभ्यता से पूछे जाएंगे। आगे देखेंगे, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का किसको माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ये हमारा शेख या पुल्लिंग। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं है। ठीक है, तो किसका नहीं है भाई, तंबाकू का। ठीक है, और 1617 में जहांगीर ने इससे क्या किया था, निषेध किया था तंबाकू पर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उत्तर वैदिक काल के वैदिक विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये हमारे जाना जाता था श्रमण। ठीक है, उनके नाम से इनको जाना जाता था। आगे देखेंगे, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था हमारा, कौन सा था भाई, शुल्क सूत्र था हमारा। ठीक है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की
संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो हमारे किस में दी गई? जो हमारा सबसे पुराना वैदिक है, ठीक है, ऋग्वेद में हमारी इसकी सूचना दी गई है। आगे देखेंगे वेदों की संख्या कितनी थी? तो वेदों की संख्या हमारी कितनी थी? 4 थी। एक हमारा हमारा हो जाएगा ऋग्वेद, फिर हमारा दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद, फिर हो जाएगा हमारा सामवेद, फिर हो जाएगा एक हमारा अथर्ववेद, ठीक है। ये हमारी 4 संख्या है। आगे देखेंगे भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यम जैसे किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो किससे लिए गए? मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। आगे देखेंगे ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो क्या था भाई इनका? इनका था पशुपालन, ठीक है, पशुपालन का इनका। आगे देखेंगे वाद्य संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। भाई संगीत क्या है? सामवेद, ठीक है, तो इसको सामवेद को ही जाना जाता है। आगे देखेंगे ठीक है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ठीक है, तो प्रथम विधि निर्माता हमारा क्या है? मनु है। ये ध्यान रखेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि 300 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है, उसको आगे लेके जाने। कृष्ण भक्त भक्त का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कृष्ण का ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता है, तो किसको माना जाता है भाई? गोधन को। गोधन का मतलब किसको? गाय को, ठीक है। जिसके पास गाय होती थी वो सबसे धनवान होता था, ये बात इसमें कह गई है अभी तक, ठीक है। गोधन हम किसको कहते हैं? गाय को ही कहते हैं। आगे बढ़ेंगे ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिला है? ठीक है, तो ये हमारे किस मंडल में मिलता है? हमारे ये मिलता है हमारा 10वें मंडल में पहली बार मिलता है, ठीक है। किसका? सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। आगे देखेंगे अब देखो पुराणों की संख्या कितनी है भाई? 18 है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसको उपासना से? हाँ, ठीक है, ये प्राकृतिक देवता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र में, ठीक है। इंद्र कौन किस लिए प्रयोग हो जाता भाई? बिजली, वर्षा, गरजना, ये सब हमारे क्या है? इंद्र देवता के नाम है, ठीक है। आगे देखेंगे शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये हमारे किससे संबंधित है? ज्यामिति से, यानी कि किससे? ज्यामिति बोले तो गणित से। आगे देखेंगे असतमा सदगम कहाँ लिया गया है? ठीक है, इसको कहता हूँ सदमा कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? सर्वप्रथम हमारे पंजाब राज्य में बसे थे आर्य, ठीक है, ये बाहर से आए थे। आगे देखेंगे इसको ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, तो ये हमारा 9वां मंडल क्या है? सोम को समर्पित है। आगे बढ़ेंगे प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशात युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ठीक है, ये हमारा परोसनी नदी पर लड़ा गया था। परोसनी नदी देखा जाए भाई तो रावी नदी को कहा जाता है, ठीक है, रावी नदी का प्राचीन नाम। आगे देखेंगे धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कौन सी थी भाई? तो 1/6 इसमें दर थी। अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, 1/6 इसमें भू राजस्व की दर थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन सा था? ठीक है, वो हमारा ब्राह्मण युग था, ठीक है। आगे देखेंगे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सी है भाई? सिंधु नदी है, ठीक है। आगे देखेंगे उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकई के शासक थे भाई, कहाँ के थे? केकई के शासक थे। आगे देखेंगे ठीक है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ठीक है, ये हमारा होता है कठोपनिषद से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये हमारा वर्तमान में देखा जाए तो ये हमारा अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कपिल मुनि द्वारा
प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ठीक है, तो ये हमारी किसकी है भाई? दार्शनिक। सांख्य दर्शन हमारी किसकी है भाई? कपिल मुनि की। आगे देखेंगे, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु को प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो ये हमारे कहां से मिले हैं? अंतर जिखोना से मिले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उत्थित हुई है? ठीक है, तो ये किससे हुई है? धर्मशास्त्र काल से अछूत की उत्थित हुई है। आगे देखेंगे, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, ये ऋग्वेद में मिलता है और मंडल की बात आती है भाई, तो ये तीसरे मंडल में दिया है। ठीक है, न्याय दर्शन का प्रचारित किया था? किसने किया था? गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण हमें निष्क के नाम से जाने जाते थे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, पूछा गया है किसी एग्जाम में। योग दर्शन का प्रतिपादन कौन था भाई? ये था हमारा पतंजलि योग दर्शन का। उपनिषद पुस्तक दर्शन, ये किसकी थी? दर्शन की थी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रयुक्त था, तो प्राकृतिक पूजा योग यज्ञ से था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पर आधारित है? चिकित्सा पर आधारित है। ठीक है, और इसके चरक संहिता ही इसके कौन है? लेखक है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युग सभा क्या थी? ठीक है, तो हमारी ये क्या थी? मंत्री परिषद थी। ठीक है, वैदिक युग की सभा हमारी क्या थी? मंत्री परिषद थी। ठीक है, ये बात हमारे ध्यान रखना। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये हमारी कौन सी थी? गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद की बात यहाँ आ जाए तो हमारे कौन सा है भाई? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, चारों वेदों में से अगर सबसे प्राचीन वेद की बात आ जाए तो ऋग्वेद है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ठीक है, तो हमारी दार्शनिक की कौन सी? सांख्य दर्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सांख्य योग न्याय विशेषण मीमांसा वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होता है। वैदिक युग का पता चलता है इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो किसको दी जाती है भाई? आदि काव्य की संज्ञा हम किसको देते हैं? रामायण को देते हैं। प्राचीनतम पुराण है, ठीक है, ये किसका है भाई? मत्स्य पुराण को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मानी जाती है? ठीक है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी की बात आ जाती है तो हमारी सरस्वती नदी को माना जाता है सबसे पवित्र नदी। ठीक है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो हमारी थी काल कुटुंब। ठीक है, वैदिक सभ्यता की आधारित इकाई। आगे देखेंगे, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्थान कौन सी थी? तो विदर्भ थी भाई हमारी। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और कहां पर हुआ था? लुम्बिनी एक स्थल है, वहां पर हुआ था। नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन आ गया, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वह आयतम बोध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं जो विषयों में है वो क्या है? वो हमारा एक क्या था? जातक था। ठीक है, ये पूछा जाता है भाई। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किससे संबंधित है? ये बौद्धों से संबंधित है। आगे देखेंगे, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की थी? तो ये कहां पर की थी भाई? कुशीनगर में ये प्राप्त की थी। आगे देखेंगे, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो ये हमारा कौन सा है? नालंदा बिहार है। ठीक है, कुमार गुप्त ने इसकी क्या करी थी? स्थापना करी थी भाई। ठीक है, कुमार गुप्त ने, ये ध्यान रखना।
बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्धिक संगीति की अध्यक्षता माँ कश्यप ने की थी। ठीक है, तो प्रथम बौद्धिक संगीति हमारी कब होती है? 483 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, और कहाँ पर होती है? बिहार में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, राजगीर में होती है। नागार्जुन कौन थे? तो ये बौद्ध दार्शनिक थे भाई। ठीक है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा हुई थी? तो हमारी कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, ये इससे पहले आया था वही क्वेश्चन। 483 का पूर्व में थी। माँ कश्यप इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अष्टांग मार्ग की कितना अंक धर्म परिवर्तन सेतु विश्व का है? ठीक है, मिलिंदों राजा मिलिंद और किस बौद्धों भिक्षु के मध्य संवाद है? नागसेन के मध्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा गया था इससे पहले। ठीक है, आगे देखेंगे। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिक अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पतम पाणी से। ठीक है, पतम पाणी से जाना जाता है। आगे देखेंगे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत सही है। ठीक है, ये किसमें विश्वास करते हैं कि जो पुनर्जन्म होता है वही सिद्ध होता है। ठीक है, और ये किसमें लिखा है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये बातें कह रही है। आगे देखेंगे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है, ये की गई थी हमारी कश्मीर में। ठीक है, और 772 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई, कुंडलग्राम में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी और 300 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलम कलाम था। ठीक है, आलम कलाम था भाई, ये पूछा जाता है गौतम बुद्ध का गुरु। बुद्ध में वैराग्य भावना की 4 दृश्यों के कारण बताइए। ठीक है, कौन कौन से थे? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। ठीक है, ये 4 भाग थे भाई इसमें से। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में। ये सबसे ज्यादा इन्होंने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। आगे बढ़ेंगे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था हमारा विक्रमशिला था। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप है, जो कि हमारा झारखंड में पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने की थी। ठीक है, विक्रमशिला की बात आती है तो धर्मपाल ने की थी। आगे देखेंगे। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति संरक्षण प्रदान की गई थी? ठीक है, तो ये तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी हमारी अशोक के काल में। आगे देखेंगे। बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? ठीक है, तो ये किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में हमारी की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। आगे देखेंगे। बौद्ध धर्म या जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दोनों उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आगे देखेंगे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी? प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, प्रजापति गौतमी थी।
बोध गया किस राज्य में? तो ये वर्तमान में बिहार राज्य के पटना में है भाई, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में। आगे देखेंगे, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म का ग्रंथ, ठीक है। सिद्धार्थ बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई है? ठीक है, तो ये हमारी सिद्धार्थ की ये कहाँ से हुई है? बोध गया से हुई है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। वो कहाँ पर कहलाता है भाई? सारनाथ में। ये ध्यान रखना, सारनाथ ये कभी भी पूछा जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो किसने डाला था? महिला और शूद्रों ने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था, ठीक है, तो गृह त्याग का प्रतीक क्या था? बुद्ध का घोड़ा था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिल वस्तु मुनि में की गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये हुआ था हमारे अशोक के शासनकाल में, ठीक है। कहां पर हुआ था? जगह भी पूछा जा सकता है, तो नेपाल में हुआ था, ये बात ध्यान रखना। आगे देखेंगे, सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप धर्म है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ठीक है, तो ये पाली भाषा के लिए सबसे ज्यादा किया गया है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, तो ये किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया की लाइट कहा जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म हमारा कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था, ये बात ध्यान रखना। महावीर स्वामी किस क्षत्रिय ग्रंथ में हुआ था? ये जातक ग्रंथों में हमारा हुआ था, ठीक है, ये बात अगर पूछा जाए तो ये जातक ग्रंथों में हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था, ठीक है। और महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था, ठीक है। ये बचपन का नाम भी इनका पूछा जा सकता है भाई, ठीक है, बचपन का नाम यानी कि महावीर का मूल नाम तो वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कब हुई है या कहाँ पर हुई है? तो पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई है। जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है, जैनियों के कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक थे? तो कुल कितने थे भाई? 24 थे, ये बात ध्यान रखना। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थक था? तो ये हमारा कितने कौन सा हो जाता है हमारा? ये हमारा 24वां था। आगे देखेंगे, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना योग पालन पोषण था, ठीक है, तो हमारा सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। जैन सामुदायिक में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर सांप्रदायिक और संस्थापक कौन थे हमारे? स्थूल भर थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किया था दिलवाड़ा का जो मंदिरों का निर्माण है ना, चालुक्य सोलंकी ने हमारे इसका निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे, जैन तीर्थों पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया था? तो क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना भाई। हाँ, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, ठीक है, जमाली। और ये इनका कौन था? ये इनका दामाद था, यानी इनका जवाई था। त्रिरत्न सिद्धांत, धारण सम्यक, चरित्र सम्यक, ज्ञान जिस धर्म में महियान था वो था हमारा जैन धर्म, ठीक है। सम्यक बोले या धर्म बोले, महिमा बोले, ठीक है, ये किसमें था? जैन धर्म में था। आगे बढ़ेंगे, अब आई गई महाजनपद का काल, ठीक है, महाजनपद के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था भोजक, राम भोजक, ठीक है, पाली भाषा में कहा जाता था, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था भाई, उज्जैन का प्राचीन नाम पूछा जा सकता है कभी भी, ये पूछ ध्यान रखना। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक मां पद्मानंद था। आगे देखेंगे,
प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया है? तो ये हमारा किनके द्वारा किया गया है? ईरानियों के द्वारा ये आक्रमण किया गया है। ये हम ध्यान रखेंगे इस बात को। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आर्यक वंश के किस शासक को पुणिक कहा जाता है? ठीक है, ये पुणिक भाई पूछा जा सकता है। ठीक है, पुणिक किसका नाम है? अजात शत्रु का नाम है। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने की थी। ठीक है, और उदयन ने क्या किया था? अजात शत्रु की मार दिया था, खुद राज किया था। ठीक है, तो भी इसको क्या कहते हैं? पितृ पितृ संहिता। ठीक है, पितृहंता कहा जाता है उदयन को। ठीक है, क्योंकि इसने अपने पिताजी की मृत्यु का मार दिया था, और वो भी किसके लिए? राजपाट के लिए। ठीक है, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु वेलिनॉन में हुई थी, और वेलिनॉन वर्तमान में कहां पर पड़ता है भारत में? कर्नाटक कर्नाटक राज्य में पड़ता है। सिकंदर महान जो पोरस पुरु की सेनाओं में किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव था? ठीक है, तो ये हमारे किस नदी पर था भाई? झेलम नदी पर था। और 10 राजाओं की बात आती है तो कौन से नदी पर लड़ा गया था? हमारे रवि नदी पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, किस प्रकार का मृदवान पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण प्रारंभिक प्रतीक माना जाता है? तो ये माना जाता है हमारा उत्तरी काले पॉलिशिक बर्तन में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिवज द राजगुप्ता। ठीक है, ये कहां पर पड़ती है? हमारी बिहार में पड़ती है वर्तमान में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयनित किया गया? ठीक है, तो ये किसने करी थी भाई? उदयनियों ने करी थी। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है सबसे ज्यादा, तो ये अंगुत्तर निकायों में सबसे अधिक मानी जाती है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो घनानंद था। ठीक है, धनानंद की जगह यहाँ घनानंद होगा। ठीक है, घनानंद। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 6ठी सदी ईसा पूर्व में, ईस्वी में, यहाँ ईसा पूर्व में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत किस राजवंश का शासन था? ठीक है, तो ये किसका था भाई? नंद वंश का शासन था उत्तर पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? ठीक है, 6ठी शताब्दी की बात आती है तो हमारा सर्वाधिक शक्तिशाली जो राज्य था वो मगध था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। ठीक है, ये घनानंद भाई, घनानंद, घनानंद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व को माना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे मौर्य के बारे में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करी? इसकी स्थापना करी थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ये क्या था? पण। ठीक है, पूछा गया किसी एग्जाम में, पण था। ठीक है, आगे देखेंगे, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो उनका पुत्र कुणाल था। ठीक है, कुणाल, ये ध्यान रखना। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखादत्त थे भाई। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवाना प्रियदर्शी था? ठीक है, दीवाना होगा भाई। ठीक है, दीवाना प्रियदर्शी का था। ठीक है, ये मौर्य सम्राट अशोक का पूरा पूर्व नाम था। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये हमारा किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकृत किया था? तो जब ये बौद्ध धर्म को अंगीकृत किया था। अब कलिंग युद्ध की बात करें तो 257 ईस्वी में होता है। चंद्रगुप्त ने शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद ली थी? ठीक है, इसने चंद्रगुप्त मौर्य से किससे मदद ली थी भाई?
चाणक्य से मदद ली थी। आगे देखेंगे सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? ये जो करता है बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। आगे देखेंगे सम्राट अशोक, ये उनकी वो पत्नी कौन थी जिसने उसका प्रभावित किया था? ठीक है, कारुवाकिता। ठीक है, कारुवाकी उनकी पत्नी थी जिसको उसको प्रभावित किया था। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था? ठीक है, तो क्या था? मगध। बिंदुसागर ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ये कहां पर भेजा था? तक्षशिला पर भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? ठीक है, तो ये कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज की भाई एक पुस्तक भी आती है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये भारत में आए थे भाई चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ये ध्यान रखना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? ठीक है, तो ये कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है ना, ये किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये बात आती है। आगे देखेंगे पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का मुख्य महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। ठीक है, ये चंद्रगुप्त का जो महल है भाई पाटलिपुत्र में, ठीक है, वो किस चीज का बना है? ये हमारा किसका बना था? लकड़ी का बना था, ये ध्यान रखना। बराबर गया जिला को गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयों के रूप में किया था? ठीक है, ये किसने किया था? आजीविकाओं ने किया था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। ठीक है, अर्थशास्त्र का लेखन, तो ये कौन था? हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये किसने किया था? मौर्य ने किया था, नंद वंश के बाद। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये कौन था भाई? तक्षशिला था। ठीक है, जहां पर अशोक को उसके पिताजी ने युद्ध के लिए भेजा था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। मैंने इससे ही पहले पूर्व बोला था, जिसको भारत की संस्कृति को कितनी श्रेणियों में बांटी थी? 7 श्रेणियों में बांटा गया था। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है वो कौन सी है? वो विशाखा दत्त है। ठीक है, विशाखा दत्त की है। आगे देखेंगे वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो इंडिका है भाई। ठीक है, और इसके लेखक कौन है भाई? मेगास्थनीज में। ठीक है, इससे पूर्व आया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ठीक है, अशोक के शिलालेख के प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृतिक है। और लिपि की बात आती है भाई, तो ये हमारी लिपि की बात आती है, तो लिपि हमारी इसमें हो जाएगी ब्राह्मी। कहां पर पड़ता है ये? देहरादून में। ठीक है, देहरादून के कालसी में पड़ता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट ने की थी, 1860 में की थी। ठीक है, और इसको पढ़ा गया था 1837 में। ठीक है, ये ध्यान रखना दिलचस्प। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? मैंने पहले ही बोला था, हमारा कालसी में है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक तो हो जाएगी हमारी भाषा, प्राकृतिक भाषा, और लिपि हो जाएगी हमारी ब्राह्मण। ठीक है, ध्यान रखना। सांची का स्तूप हमारा किसका? ये अशोक से संबंधित है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ठीक है, तो जेम्स प्रिंस का भाई। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। खोज की बात आ जाए तो 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने खोज करी थी। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। ठीक, तो किसने अपनाया था भाई अंतिम समय में? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत नगस्तिन भारत में किसके दरबार में आया था? ठीक है, तो ये आया था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। आगे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की कब पराजित किया था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था।
भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह उसकी उक्ति है। किसने बोला था? मेगास्थनीज ने। ठीक है, भारतीय लिखना की कला नहीं जानते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो गुण पुरुष कहा जाता था। किसको कहा जाता था भाई? गुप्तचरों को। किसमें कहा जाता? मौर्य काल में इनको कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुर्मा कहाँ का राजा था? ये कहाँ कहाँ का था भाई? मिस्र का था। किस ग्रंथ में सूत्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? तो ये किसके लिए हुआ था भाई? अर्थशास्त्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था। मौर्य तो काल था एक 185 से 319 ईस्वी में। अब देखो ईसा पूर्व से ईसा पूर्व आगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करने किसने शुंग वंश की स्थापना करी थी? ठीक है, मौर्य का जो अंतिम राजा था बृहदत्त, इसकी हत्या शुंग राजा पुष्यमित्र ने की थी। ठीक है, पुष्यमित्र ने बृहदत्त की स्थापना हत्या कर दी थी बृहदत्त की। काणव वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। ठीक है, आगे देखेंगे। सातवान वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, ये हमारा इसका संस्थापक कौन हमारा हो जाएगा? सिमुक इसका क्या था? संस्थापक था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसकी समकालीन थी? तो ये किसकी समकालीन थी? पुष्यमित्र शुंग की समकालीन थी। आगे देखेंगे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? ठीक है, तो वो हमारा कौन सा था? शंख राजा रुद्रदामन द्वारा जारी किया था। ठीक है, सांस्कृतिक भाषा में अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख था भाई ये। ठीक है, सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है ये। ठीक है, आगे देखेंगे। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो ये कहां पर किया था भाई? सातवाहनों ने महाराष्ट्र में शुरू किया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी करी थी? ठीक है, तो ये कुषाण शासक ने करी थी, कनफिशस ने करी थी भाई। ठीक, कनफिशस दूसरे ने, द्वितीय। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? किसने किया था? शंकों ने किया था। आगे बढ़ेंगे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? ग्रीकों को द्वारा लाया गया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभिक में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया हो जाएगा भाई। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा तमिलो चेरों के मध्य प्रारंभ हुआ था। आगे देखेंगे। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारों के रूप में काम किया था। मौर्य के अधीन इन्होंने काम किया था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? अंतिम में बौद्ध कौन बना था भाई? कनिष्क बना था। और किस वंश का? ये कुषाण वंश का है, ये ध्यान रखना। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो ये किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली का। ठीक है, रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीरज की उपाधि ग्रहण की थी? कुषाणों ने की थी भाई। ठीक है, रोम साम्राज्य के अंतर्गत। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? ठीक है, नियमित रूप से कितने चलाए थे भाई? कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो सबसे प्रभावशाली था भाई मौर्य के बाद सातवाहन था। और ये कब आती? ये बात कहां की आती है? दक्षिण भारत की बात आती है। ठीक है, दक्षिण भारत में ये राज्य हुआ करता था। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। बुद्ध की कड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो ये किसके काल में बनाई गई थी? कुषाण के काल में
बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? ठीक है, शुंग के बाद किसने भारत पर राज किया था? कणव वंश ने, जिसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था, ये बात ध्यान रखना। एक कहां का था भाई? चीन का था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या तांबे के सिक्के को जारी करवा किसने किया था? ठीक है, ये किया था कुषाणों ने। ठीक है, ये उत्तरी और पश्चिम में की बात है। ठीक है, यहाँ पर इस दिशा में सबसे ज्यादा। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। सातवाहन शासक की राज राजकीय भाषा थी। ठीक है, भाषा सातवाहन की प्राकृतिक भाषा थी भाई सातवाहन की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गांधार। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी भाई, ये ध्यान रखना। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का, और जहां पर कनिष्क की राजधानी थी। चरक किसके राज्य चिकित्सा थे? तो ये किसके थे? कनिष्क के राज्य चिकित्सा। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गांधार कला। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्या था? प्रसिद्ध था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों को का संग्रह अधिक मात्रा में था? मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, किसके संग्रहालय में था? मथुरा संग्रहालय में था। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों योग बौद्ध भिक्षुओं को कर्मयुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? ये सातवाहन ने करी थी भाई। ठीक है, ब्राह्मणों या बौद्धों को भिक्षुओं को कर्मयुक्त भूमि गांव में भूमि को अनुदान करते थे। ये किस शासन के काल में हुआ था? किस वंश के काल में हुआ था? ये हुआ था सात वंशों में। ठीक है, जो ब्राह्मणों को भूमि देते थे। भारतीय रंगमंच में ओमनिका पर्दों का शुभारंभ किया था यूनानियों ने। ठीक है, जो रंगमंच में पर्दा प्रथा थी वो यूनानियों की देन है। भारतीयों का महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो ये किसने आरंभ किया था भाई? कनिष्क ने आरंभ किया था। ठीक है, रेशम मार्ग। शंख संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ठीक है, शंख संवत का तो 78 ईस्वी में हुआ था, और ये किसके काल में हुआ था भाई? कनिष्क के काल में हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, ये कहां पर है? ये हमारा भारत में स्थित है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था, तो कलिंग का महान शासक कौन था? हमारा खारवेल था। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे संगम काल से आएंगे भाई। ठीक है, संगम युग में उरयुग किस लिए विख्यात था? कपास व्यापार महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, उरयुग तोलपंक्ति ग्रंथ संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक है, तोलपंक्ति। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ठीक है, तो ये कुरल किस भाषा में हो जाएगा भाई? हमारा तमिल भाषा में हमारा हो जाएगा। किस संगीयून राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजित किया गया था? ठीक है, ये पांड्य में किया जाता था, पांड्य वंश में। ठीक है, आगे देखेंगे। लाल छेर के नाम से प्रसिद्ध वो छेर शासक कौन था जिसने कणगी पत्नी की मंदिर का निर्माण किया था? शेनगुट्टुन। ठीक है, शेनगुट्टुन था। चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था? केरल पर बता। ठीक है, केरल राज्य में था। तमिल भाषा के शिल्पति क्रम और मणिकेलई नामक गौरवंत ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये हमारे किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। आगे देखेंगे, संगम काल से अब क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, कौन सा संयुक्त व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो क्यों?
ठीक है। तो काम्पियोम, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो मुजरिस हमारा हो जाएगा भाई शहर का, ठीक है, ये ध्यान रखना। मुजरिस। प्राचीनतम तमिल देवता भृगु किस वैदिक देवता का दृश्य है? स्कंद। स्कंद यानी कि कार्तिकेय है, ठीक है भाई, कौन सा? भृगु। संगम काल साहित्य में कौन को ये मन्नत को किसके लिए प्रयुक्त है? ठीक है। तो इस संगम साहित्य में जो ना ये वाला कौन और को, ये किसके लिए प्रसिद्ध शब्द था भाई? ये राजा के लिए प्रसिद्ध शब्द था, ठीक है, उसके लिए उपयोग करते थे कौन को। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता था शिल्पदिकारम को, ठीक है, जिसको इलियड कहा जाता था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुटवन था, ठीक है। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरैयूर था। अब गुप्त काल से आएंगे, ठीक है। गुप्त काल का जो समय है ना 319 से 450 ईस्वी तक है, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्ता। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? तो ये ऐसा कौन था भाई? आर्यभट्ट था, ठीक है। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत थी, ठीक है। गुप्तों की जो सरकारी भाषा थी वो संस्कृत थी। इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? बी स्मिथ ने। गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंद गुप्त ने रोका था भाई हुणों को। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला यश स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? गुप्त कला से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो ये किसके थे भाई? चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के थे, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। कालिदास इसके राज कवि थे। अजंता चित्रकारी की विजय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखेंगे, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो था कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। कौन सा था भाई? नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था? भानुगुप्त से था भाई, ठीक है, एरन अभिलेख का। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। 399 ईस्वी के आसपास ये भारत में आया था। भारत संस्कृत का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। फायन कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवेशन द्वितीय किस वंश का था? वाकाटक वंश का था, ठीक है। सेतुबंध किस गुप्त कालीन शासक को कविराज भी कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, कविराज भी पूछा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शुक्रपम कहा जाता था? कहम स्तंभ में कहा जाता था। नगरों को कर्मिकों पतनों किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल की, ठीक है। किस किस की? नागरिकों की, कर्मिकों की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों या ब्राह्मणों को सबसे अधिक राम अनुदान दिया था? गुप्त वंश के, ठीक है। दिल्ली में मेहरौली कुवंत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो ये हमारी किसकी हो जाएगी? चंद्रगुप्त की हो जाएगी, ठीक है। कालिदास द्वारा रचित मालविजयमित्रम नाटक का नायक था अग्निमित्रम, ठीक है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों को का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग प्रस्तुति में मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
किस काल में स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी दी जाती थी? गुप्त काल में स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी दी जाती थी। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण के अत्यंत विचलित था? कौन था भाई? गुप्त वंश था। अजंता गुफाओं की सरीकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? भागदारा में। ठीक है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 ईसा पूर्व ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है। अब आई ईस्वी आगे। बाल विवाह की प्रथम आरंभिक हुई थी, ये किसमें हुई थी भाई? गुप्त काल में हुई थी। ठीक है। और बाल विवाह प्रथा विलियम्स बैटिंग ने इसको समाप्त किया था। कब किया था? 1829 के आसपास समाप्त किया था। आगे देखेंगे। यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? कुम्भार संभव। ठीक है। कुम्भार संभव। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है। ठीक है। सती प्रथा का। महीर खोल का संबंध किससे है? ये हमारा हुणों से हमारा संबंध हो जाएगा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पद्धति ग्रहण की थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यवहारिक किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। ठीक है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। ठीक है। रूपक कहलाते थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था? ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त को यहाँ का संस्थापक माना जाता था। पुंडरवर्धन बुक्तिन प्रांत वस्तुति था। ठीक है। ये उत्तर बंगाल में था भाई। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? वो था हमारा आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था। ठीक है। कौन था भाई? रामगुप्त था जिसने तांबा का सिक्का जारी किया। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व में 100 प्रसिद्ध साहित्य में कृति में होती है? ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। ये कालिदास की कृति है जिसमें विश्व की प्रसिद्ध साहित्यों कृतियों में होती है। सबसे महत्वपूर्ण है भाई अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। और किस काल में किया था? गुप्त काल में। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे भाई। ठीक है। विष्णु जो थे लोकप्रिय देवता। मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? 4वीं सदी में हुआ था। कुम्भार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? किसकी है भाई? कालिदास की है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युग। ठीक है। किसमें है भाई? ये गुप्तों में है। ठीक है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। ठीक है। 1/6। गुप्तोरों का पुष्यभूति वंश का वर्धन वंश था। ठीक है। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने की थी। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? वर्षवर्धन था। ठीक है। वर्षवर्धन था। वर्षवर्धन के समय ही कौन आया था भाई भारत में? एनसांग आया था। कब आया था? ये 629 ईस्वी में वहां से चला और 630 तक भारत पहुंच गया था और 645 में वापस चला गया था। यानी कि कितने वर्ष तक ये भारत में रहा था? 14 वर्षों तक यहाँ पर भारत में रहा था। वर्षवर्धन के समय चीनी यात्री कौन आया था? देखो भाई जिसका जिक्र कर रहे थे वही आया है। एनसांग आया था भाई। ठीक है। ये कब तक रहा? हमारा 14 वर्ष तक भारत में रहा। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने किया था। ठीक है। और कहां पर किया था? नर्मदा नदी पर किया था। ये भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया किसी एग्जाम में। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? वर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट हमारा हो जाएगा वर्षवर्धन के दरबारी राज कवि था। एनसंग भारत में लगभग 14